बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से बाजार में, उसी पर आपकी राय लेना चाहूंगा। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अब रेट्स बढ़ाने की तैयारी में है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो ऑलरेडी कर भी दिया है। फेड भी टेपरिंग कम करके रेट्स बढ़ाने की तैयारी में है। साथ ही हम देख रहे हैं लगभग 3 महीनों से एफआईएस की तरफ से लगातार भारी बिकवाली होती हुई दिख रही है। तो एक बार जो इस समय का मूड माहौल है और जो निवेशकों की, इन्वेस्टर्स की थिंकिंग है, उसके बारे में एक बार समझा जरा बताएं। देखिए, ये टेपर के मुद्दे के बारे में ज्यादा दिमाग खपाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। कोई भी आप इकोनॉमिक रिकवरी देखें लास्ट 20 साल में, उसके दूसरे ईयर में, मतलब सेकेंड ईयर ऑफ रिकवरी में टिपिकली रेट हाइक साइकिल शुरू होता है। इससे ना तो बुल मार्केट रुक जाती है और ना तो इकोनॉमिक रिकवरी रुक जाती है। और जो पंटर होते हैं, जो स्पेकुलेटर रहते हैं, थोड़ा डर जाते हैं। वो अच्छा है उनके लिए थोड़ा डरना, बट बुल मार्केट और रिकवरी बरकरार रहती है। तो उदाहरण के तौर पे देखिए, 2003 में रिकवरी शुरू हुई। 2004 में फेड ने टाइटनिंग का सिलसिला शुरू किया, रेट हाइक्स किए। उसके बाद भी 4 साल सॉलिड बुल मार्केट चला। हाँ, 1-2 महीना जो पंटर होता है, स्पेकुलेटर होता है, वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। 1-2 महीना इधर उधर मार्केट वॉबल कर सकता है। बट जो पूरी ब्रॉडर स्टोरी है, पूरी ग्लोबल रिकवरी की, इंडिया में जबरदस्त इकोनॉमिक रिकवरी की, कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिकवरी की, वो अच्छी तरह से बरकरार है। विच इज वाई, उसी वजह से रेट हाइक आ रही है। सो रेट हाइक एक्चुअली कॉन्फर्मेशन है, वैलिडेशन है कि जबरदस्त इकोनॉमिक रिकवरी अंडरवे है और उसका पूरा फायदा उठाइए। फेड के टेपरिंग जैसे मुद्दों से डर कर मार्केट से भाग मत जाइए। बिल्कुल, तो घबराने की बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है और अच्छा ही संकेत है कि इकोनॉमी अच्छी है, इसलिए रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो यही माना जाए सौरभ कि जो ग्लोबल बुल मार्केट है, इंडिया की बुल मार्केट है, ये इंटैक्ट है, आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। क्या आउटलुक है आपका? देखिए, सबसे अहम चीज है, फोकस की जाए अंडरलाइंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे और इकोनॉमी पे। और वहां पे इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स में जिस प्रकार से उछाल नजर आ रही है, सिर्फ 1 ईयर बेसिस पे नहीं, वाई मत देखिए, 2 ईयर कंपाउंडिंग देखिए। टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में अच्छी कंपनीज की टॉप लाइन 15% इस साल कंपेयर टू 2 साल पहले ग्रो कर रही है। और बॉटम लाइन 25 से 30% ग्रो कर रही है 2020 में, करंट क्वार्टर वर्सेस 8 क्वार्टर पहले की बात कर रहा हूँ। वाई तो उससे भी बढ़िया ग्रोथ है, बट वाई थोड़ा सा बैठता नहीं है, बिकॉज बेस इफेक्ट का मुद्दा आ जाता है। 2 साल का अगर पिक्चर देखें, 20-25% से अच्छी कंपनीज की ग्रोथ आ रही है अर्निंग्स में। और इसकी वजह कुछ मिस्टीरियस नहीं है, इकोनॉमी अच्छी पिकअप ले आ रही है, सरकार की टैक्स रेवेन्यूज में बढ़िया उछाल है। तो ब्रॉडर जो ग्लोबल इकोनॉमिक पिक्चर है, इंडियन इकोनॉमिक पिक्चर है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पिक्चर है, तो बहुत सॉलिड है। ये मेरे ख्याल से इस क्वार्टर का जो अर्निंग्स आएगा जनवरी फरवरी में, जब इस क्वार्टर का अर्निंग्स आएगा और रीइंफोर्स होगा। तो अगर आप मुझसे पूछे कि किस लिए आज के टेपर के मुद्दे से बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनवरी फरवरी में अच्छी अर्निंग्स आएगी, फुल ईयर अर्निंग्स अच्छी आएगी, मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव बजट भी आएगा। एंड देयरफॉर पूरा जो माहौल है इकोनॉमिक रिकवरी का, उसको सस्टेन करेगा। उस प्रकार से इन्वेस्ट कीजिए, इस रिकवरी का पूरा फायदा उठाइए। डे टू डे ट्रेडिंग इश्यूज से ज्यादा प्रभावित मत होइए। बिल्कुल, तो डे टू डे एक्शन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जिस तरह से बाजार का मूड माहौल बन रहा है, अर्निंग्स रिकवरी हो रही है, इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, वहां पर फोकस करना जरूरी है। तो सौरभ बताएं, क्योंकि आज जैसे आप कह रहे हैं, थोड़े स्पेकुलेटर्स डर जाते हैं, थोड़े जो नए निवेशक आए हैं वो भी थोड़ा घबरा जाते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है। तो अगर यहां से इन्वेस्टमेंट करना है, यहां से निवेश करना है, तो आपकी नजर कहां पर रहेगी? आपके कोई प्रिफर्ड सेक्टर्स हैं इस बाजार में? देखिए, हमारी जो ओवरऑल शैली है निवेश की मार्शल, इसमें वो है अच्छे क्लीन कंपनीज पे फोकस किया जाए, उनका दमदार फ्रेंचाइज हो, मोनोपोली फ्रेंचाइज हो, और जो अपने सरप्लस कैश फ्लो को हर साल इकोनॉमी में वापस उड़ेलता है, वापस री इन्वेस्ट करता है और धंधे को 20-25% से आगे धकेलता रहता है। ये हमारी ओवरऑल शैली है निवेश की। अगर उसके अंदर आप मुझसे पूछे 3 स्पेसिफिक एरिया जहां पे मोटा मोटा बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, एक तो हाई क्वालिटी लेंडर्स का बढ़िया फ्यूचर है मेरे ख्याल से अगला 3-4 साल। बैलेंस शीट जिनकी तगड़ी है, जैसे हमारे पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, आवास फाइनेंसियर्स, चोलामंडलम, ये अच्छे लेंडर है, बैलेंस शीट जबरदस्त पोजीशन में है और इकोनॉमी में उछाल पकड़ रही है, लेंडिंग ग्रोथ हो रहा है। ये हमारा पहला एक बड़ा एरिया ऑफ निवेश का, किंग्स ऑफ कैपिटल हमारे लेंडिंग पोर्टफोलियो का नाम है। दूसरा एरिया है स्पेशलिटी केमिकल्स। यहाँ पे काफी सारे कंपनी है जिनका मोनोपोली ग्रिप है अलग अलग हिस्सों में स्पेशलिटी केमिकल्स का, जैसे कि अल्काइल अमीन्स, जैसे कि जीएमएम फॉडलर, जैसे कि फाइन ऑर्गेनिक्स। तो हमारा जो राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स में काफी बड़ी फोकस रखा है।
ओवरऑल इंडिया में फार्मा और एपीआई एक जो रिकवरी आ रही है एक्सपोर्ट्स की वजह से, उससे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को बहुत फायदा हो रहा है, बिकॉज डाउन स्ट्रीम एपीआई में जबरदस्त डिमांड आ रहा है और हमारे स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी साल में 25-30% ग्रोथ दिखला रहे हैं। और तीसरा एरिया मेरे ख्याल से बिल्डिंग मटेरियल्स की रिकवरी। लोग रियल एस्टेट के बारे में एक्साइटेड होकर रियल एस्टेट डेवलपर्स लेते हैं, मेरे ख्याल से वो गलत रवैया है निवेश का। अच्छा जो रवैया है रियल एस्टेट रिकवरी से फायदा उठाने का, बिल्डिंग मटेरियल्स पे फोकस किया जाए, जैसे कि एस्ट्रल पॉली, सीपीवीसी पाइप्स का लीडर, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट। हम बिल्डिंग मटेरियल्स में और कुछ निवेश के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पीडीलाइट जैसे कंपनीज का अहम हिस्सा है। तीन बढ़िया एरिया जहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है, अच्छी कंपनीज का अच्छी अहमियत दिख रही है, इसलिए इन तीनों एरियाज में हम फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हाई क्वालिटी फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट से जुड़े बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में और कुछ कंजम्पशन स्पेसेस में भी सौरभ का भरोसा है। ये आईटी पे सडनली वापस फोकस आया सौरभ एक दो दिनों में, एंड ऑफ कोर्स एक्सेंचर की गाइडेंस भी बढ़कर आई है। थोड़ा इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, जो एक नई सुपर साइकिल की बात की जा रही है आईटी में। नहीं, बिल्कुल जबरदस्त सुपर साइकिल में एक्सेंचर में 15-16 साल पहले काम करता था, मेरे काफी सारे दोस्त काम करते हैं, तो एक साल से देख रहा हूँ कि बिल्कुल तोड़ फोड़, मतलब जबरदस्त डिमांड आ रहा है। 27% डॉलर डॉलर ग्रोथ इन रेवेन्यूज ईयर टू ईयर, सुन के भी ताज्जुब होता है। दुनिया का लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी 27% से ग्रो कर रहा है। थोड़ी सी इनऑर्गेनिक है, बट ओवरऑल जो पिक्चर है अगले 3-4-5 साल, जितना जितने भी आईटी सर्विसेज के एम्प्लॉयज है इंडिया में, उनके लिए दिन में अगर 48 घंटे हो, 48 घंटे का दिन में काम मिलेगा। तो हमारे फ्लैगशिप पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में टीसीएस बड़ा होल्डिंग है, रहेगा। और हमारे राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो में एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं। बाय एंड लार्ज डिमांड की अब कोई त्रुटि नहीं रहेगी, डिमांड की कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। फोकस कीजिए, अगर आपको आईटी सर्विसेज में पैसा कमाना है, फोकस कीजिए ऐसे कंपनी के ऊपर जिसको स्किल्ड वर्कर्स, आईटी वर्कर्स मिले, प्रोग्रामर्स मिले, क्योंकि बहुत जबरदस्त शॉर्टेज है इंडिया में अब आईटी सर्विसेज वर्कर्स की। ह्यूज टैलेंट क्रंच है, एंड सिर्फ सबसे लीडिंग कंपनीज ही इस टैलेंट क्रंच के अंदर काम कर सकते हैं। इसलिए हमने एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज मिड कैप में लिया है और टीसीएस लार्ज कैप में लिया है। बट अगला 3-4 साल तो इस पूरे सेक्टर में जितने दिन में घंटे हैं उतना काम मिलेगा, उसका दुगना काम मिलेगा मेरे ख्याल से। तो जबरदस्त सुपर साइकिल आईटी में दिख रहा है, और सौरभ तो ऑफ कोर्स अपने एक्सपीरियंस से भी इस स्पेस के बारे में बात कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंस वो जता रहे हैं। न्यू एज कुछ थीम्स निकल कर आई हैं सौरभ, ईवी अपॉर्चुनिटी की बात कर रही है, वापस पावर सेक्टर में फोकस आया, कुछ पावर रिफॉर्म्स की बात करी गई है, यहां पर भी आप नजर डाल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, न्यू एज तो है ये मानता हूँ, बट पैसे कमाने के मेरे ख्याल से खास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना मुश्किल रहेगा। ईवी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना हिंदुस्तान में मुश्किल रहेगा। नजर रख रहे हैं हम स्पेस के ऊपर, बट अब तक कुछ ऑब्वियस सामने नहीं आ रहा कि कोई भी कंपनी आइदर ईवी मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोविजन ऑफ बैटरीज में या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कुछ खास कमा सकती है। बहुत सारे प्लेयर्स कूद पड़े हैं इस मैदान में। अब तक तो हमको कुछ ऑब्वियस अच्छे मोटा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा। अभी तक तो कुछ नई अपॉर्चुनिटी नहीं आई, बट जब भी आएंगी सौरभ से उनका रिव्यू लेंगे। अच्छा सौरभ, एक सवाल आपसे पूछना था, अगेन फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, क्योंकि इतने सारे नए निवेशक आए हैं और स्पेशली पिछले 1.5 साल में जो आए हैं, उन्होंने अभी तक लॉसेस नहीं देखे या हार्डली एक करेक्शन देखा है, ज्यादातर पोजीशंस पर पैसा ही बना है। अगर ये अब आने वाले समय में इन्वेस्टिंग की तरफ फोकस करें, तो आपकी तरफ से अगर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया ढूंढना है इन निवेशकों को, तो किन क्राइटेरियाज पर आप इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देंगे इन्हें? देखिए, जो हमने किताबें में बोलते रहते हैं, जैसे कि हमारी जो लेटेस्ट बेस्ट सेलर है डायमंड्स इन द डस्ट, बाय द वे डायमंड्स इन द डस्ट हिंदी में आ रही है, गुजराती में आ रही है, मराठी में आ रही है, अलग अलग भाषाओं में आ रही है। डायमंड्स इन द डस्ट में हमने जो समझाया है कि 3 चीजों पे गौर करें। पहला कि प्रोमोटर साफ सुथरा हो, पैसे नहीं निकालता धंधे से, फॉरेंसिक अकाउंटिंग कहते हैं हम इसको हमारी शैली में। और इसका हमने पूरे किताब में कुछ आंकड़े दिए हैं जिसके बेसिस पे आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग खुद कर सकते हो विदाउट कमिंग टू पीपल लाइक अस। दूसरा है प्रमोटर की ट्रैक रिकॉर्ड हो, 10-15 साल की सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड हो कि उसने रिटर्न ऑन कैपिटल बना के दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। ये इंडिया में करना बहुत मुश्किल है, 80-90% प्रमोटर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ केवल 10% प्रमोटर रिटर्न ऑन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर ला पाते हैं।
बात है। तो साफ अकाउंट्स, अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल, और तीसरी चीज मोनोपोली फ्रैंचाइज। दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटर नजर नहीं आना चाहिए, कॉम्पिटिटर होगा भी तो सहमा हुआ कॉम्पिटिटर होना चाहिए, हमारे इन्वेस्टी कंपनी का एक दबदबा होना चाहिए। तो क्लीन प्रमोटर, अच्छी कैपिटल एलोकेशन, मोनोपोली फ्रैंचाइज, डायमंड्स इन द डस्ट में पूरा हमने तरीका दिया है, एक चेकलिस्ट बना दिया आपके